Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Today I am Rati Chaudhary, your SST teacher. I will explain you class 6 SST Geography chapter 2, and that is maps. Chapter 2 maps. On your book page number 84. So let's start this chapter. In this chapter I will explain you about the meaning and types of the maps, essential components of the maps. So let's start this chapter from beginning, and that is meaning and types. थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, आप ये इजीली देख पाएंगे. मीनिंग्स एंड टाइप्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको ये चैप्टर. तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें. ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये आपकी फर्स्ट वीडियो है. सेकंड वीडियो मैं आपकी इसके बाद अपलोड करूँगी, जिसमें आपको इसके बाद का हाफ चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है. और इसमें आप देखेंगे हाफ चैप्टर, इसमें 2 पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे. एक तो मीनिंग एंड टाइप्स और एसेंशियल कंपोनेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. द एंटायर अर्थ कैन नॉट बी सीन एट द सेम टाइम ड्यू टू इट्स बिग साइज एंड स्फेरिकल शेप. सो वी टेक द हेल्प फ्रॉम अ मॉडल ऑफ अर्थ टू व्यू द एंटायर अर्थ. इट इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of the earth, like a country, states, districts, towns and villages, globe is of little help. In such a situation, map is used. स्टार्टिंग से देखते हैं हम. द एंटायर अर्थ कैन नॉट बी सीन एट द सेम टाइम ड्यू टू इट्स बिग साइज एंड स्पेरिकल शेप. पूरी पृथ्वी जो है अपने बड़े आकार और गोलाकार होने के कारण एक समय में पूरी नहीं देखी जा सकती है. मतलब वो सर्कल शेप में होने के कारण उसे एक बार में पूरा देखना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए क्या करते हैं हम, सो वी टेक द हेल्प फ्रॉम अ मॉडल ऑफ अर्थ टू व्यू द एंटायर अर्थ. इसलिए हम पूरी पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी के एक मॉडल की मदद लेते हैं, है ना. इट इज़ कॉल्ड अ ग्लोब, जिसे हम ग्लोब कहते हैं. हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल. हालांकि ग्लोब की भी कुछ सीमाएं हैं, मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं. जब हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो एक ग्लोब उपयोगी है. लेकिन जब हम किसी देश, राज्य, जिलों, कस्बों, गांव आदि की तरह पृथ्वी के केवल एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब हमारी कम मदद करता है. मीन्स अगर किसी बड़े एरिया के बारे में हम जानना चाहेंगे, हैं संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानना चाहेंगे, तो ग्लोब यूज़फुल है. अदरवाइज़ ग्लोब हमारे लिए किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो उस स्थिति में ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. ऐसी स्थिति में मानचित्र मतलब मैप हमारे लिए उपयोगी है. ठीक है, मैप को कहते हैं मानचित्र हिंदी में. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और a part of it on a flat sheet of paper in accordance with some scale and direction. We can put as much details as we like by making as large a map as possible. We can fold or roll the large map on or divide it into several sheets to be put in a book form called an atlas. क्या होता है, मैप्स जो होते हैं किसी पैमाने और दिशा के अनुसार कागज़ की एक प्लेन शीट पर पूरी पृथ्वी या उसके एक हिस्से को दिखाते हैं. ठीक है, हम जितना संभव हो उतना बड़ा मैप बनाकर जितना चाहें उतना उसमें डेटा या विवरण डाल सकते हैं. हम बड़े मानचित्रों को, बड़े मैप को मोड़ भी सकते हैं या रोल कर सकते हैं, या इसे कई शीटों में डिवाइड करके रख सकते हैं, जिसे एक बुक में रखा जा सकता है. कई शीट्स में डिवाइड करके बुक बनाई जा सकती है, जिसे हम एटलस कहते हैं.
जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। मानचित्रों को मतलब मैप्स को हम आसानी से उनको ले जाया जा सकता है और संभाला भी जा सकता है। मैप्स कैन बी कैरीड एंड हैंडल्ड इजीली। ओके, अब नेक्स्ट नीचे वाला टॉपिक देखेंगे। मैप्स आर नाउ indispensable for everybody. Sorry, they serve us not only as a tool to analyze and understand geography, but also for illustrating graphically. They guide us on the land, whether we travel on foot, by rail or bus. जो मैप्स होते हैं वो न केवल भूगोल का विश्लेषण करने और समझने के काम के उपकरण के रूप में हमारी सेवा करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, ग्राफिक रूप से किसी भी जगह का चित्रण भी करते हैं। वे ज़मीन पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, चाहे हम पैदल जा रहे हो तो भी हमारी हेल्प करते हैं, या रेल या बस के द्वारा जा रहे हो तब भी हमारी हेल्प करते हैं मैप। ठीक है, अब ये देखिए नेविगेटर्स से देखेंगे। Navigators need maps to steer their ships to the right direction. The air pilots on the planes require maps as a guidance to fly in the right direction. Town planners and army officers also require maps for their operation. Navigators कौन होते हैं? अब हम इसमें देखेंगे कि जो नेविगेटर्स होते हैं, नेविगेटर्स कहते हैं नाविकों को अपने जहाज़ों को सही दिशा में चलाने के लिए भी मैप्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाविक जो नाव वगैरह चलाते हैं या जहाज़ चलाते हैं, तो उन्हें अपने जहाज़ों को सही दिशा में चलाने के लिए भी मानचित्रों की आवश्यकता होती है। तथा विमानों जो एयरप्लेन्स होते हैं उनमें हवाई पायलटों को सही दिशा में उड़ान भरने के लिए मार्गदर्शन चाहिए होता है, जिसके लिए भी उन्हें मैप की ज़रूरत पड़ती है। और जो टाउन्स बनाते हैं, टाउन की नगर योजना बनाते हैं, उन लोगों को मानचित्र, और सेना के अधिकारियों को भी अपने ऑपरेशंस करने के लिए, अपने संचालन के लिए मानचित्रों की या मैप्स की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं ये टाइप्स ऑफ मैप। Types of map. The types of map depend on what we want to show through the map. Different people use different types of map according to their needs. So maps can be classified in many ways, but two of them are most useful. One classification is based on the scale of the map, and the other is based on the function of the map. इसमें देखेंगे हम कि अब मैप्स के प्रकार के बारे में। मानचित्रों के जो प्रकार होते हैं वो इस पर निर्भर करते हैं कि हम उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। वर्गीकरण मानचित्र के पैमाने पर आधारित है ना, और दूसरा मानचित्र के कार्य पर आधारित है। ठीक है, मानचित्र के पैमाने के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। एज पर द स्केल ऑफ मैप देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। छोटे पैमाने के नक्शे और बड़े पैमाने के नक्शे, जिन्हें हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं और लार्ज स्केल मैप कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको रीडिंग करके भी बता रही हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन टू लाइन। जिनके पास बुक नहीं है अवेलेबल, वो भी इस वीडियो के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो डोंट वरी, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वीडियो को ध्यान से देख लें, उससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्मॉल स्केल मैप के बारे में हम देख रहे हैं। व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन स्मॉल स्केल मैप्स आर यूज्ड। इन अदर वर्ड्स, स्मॉल स्केल मैप्स शो अ वेरी लार्ज एरिया विद लेस डिटेल। For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometers on the ground. स्मॉल स्केल मैप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्र को एक कागज़ पर दिखाया जाता है, तब हम स्मॉल स्केल मैप्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम छोटे पैमाने के नक्शे जो हैं, स्मॉल स्केल मैप्स हैं, जो वो बहुत ही बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 सेंटीमीटर ज़मीन पर 500 किलोमीटर दिखाता है।
ठीक है। इस तरह से कोई भी जैसे बड़ा देश है, महाद्वीप है, इनके बारे में अगर हमें दिखाना है कागज़ पर तो हम कौन से मैप्स का यूज़ करेंगे, स्मॉल स्केल मैप का। अब आता है लार्ज स्केल मैप, ठीक है। लार्ज स्केल मैप में क्या है, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन इन डिटेल ऑन पेपर देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप्स। अगर हम क्या करते हैं कि जब हम अपने गांव या कस्बे जैसे छोटे क्षेत्र को कागज़ पर विस्तृत रूप से दिखाते हैं तो हम इस प्रकार के लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स यूज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। तो हम उनके कार्यों के आधार पर 3 मुख्य प्रकार के इनको डिवाइड किया गया है लार्ज स्केल मैप्स को। तो वो कौन से हैं हम देखते हैं अभी आगे। आई होप आपको ये इतना चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये 3 टाइप्स के जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल मैप्स, ओके। पॉलिटिकल मैप्स मीन्स राजनीतिक मानचित्र। Political maps show the boundaries between different countries and the boundaries of different political units within a country. These maps are used as base maps for showing various culture, historical and economic activities. राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं विभिन्न देशों के बीच की सीमाओं और देश के भीतर विभिन्न राजनीतिक इकाइयों की सीमाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब वो बाउंड्रीज़ को, जो मानचित्र होते हैं राजनीतिक मानचित्र, जो विभिन्न देशों के बीच जो बाउंड्रीज़ है और उनके अंदर जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। ये मानचित्र विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक उपयोग और आर्थिक गतिविधियों को भी दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं, भौतिक मानचित्र। They show natural features of the earth such as mountains, plateaus, hills, peaks, valleys, plains, rivers, oceans, etc. These maps help us to find suitable sites for human settlement, for constructions of roads, dams, रेलवेज़ एक्सेट्रा। फिज़िकल मैप्स क्या होते हैं, ये पर्वत, पठार, पहाड़ी चोटियाँ, घाटियाँ, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक विशेषताओं को, नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं। ये मानचित्र मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त स्थल खोजने, सड़कों, बांधों, रेलवे आदि का निर्माण करने में भी मदद करते हैं। जैसे कहीं डैम बन रहे हैं, कहीं रेलवे लाइन बननी है, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, ये सब दर्शाते हैं फिजिकल मैप्स, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर मनुष्य के रहने की जगह है, इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो फिजिकल मैप्स के अंदर आते हैं। थीमेटिक मैप्स, थर्ड इज थीमेटिक मैप्स, जिसे कहते हैं विषयगत मानचित्र। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें पॉइंट्स जो क्लियर हैं या आप उन्हें नोट करना चाह रहे हैं तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आगे हमें क्वेश्चन के रूप में, आपको पता है कि इन चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आगे बहुत मिलने वाले हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उन्हें अपनी कहीं कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है या मेरे समझाने से आपको समझ में आ गया है तो आप उसे कहीं अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में इजी रहेगा, ओके। थीमेटिक मैप्स के बारे में हम देखते हैं। विषयगत मानचित्र, some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. Maps are also used to explain historical events such as war, spread of a civilization or an important voyage. ये विषयगत जो मैप होते हैं वो मानचित्र किसी विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। किसी विशेष जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि फोकस करते हैं किसी
मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर, जैसे कि रोड मैप हो गए, वर्षा मानचित्र हो गए, या वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र हो गए कि कहाँ कहाँ वन है, वन क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ते हैं, है ना, और उद्योगों को दर्शाने के लिए इस तरह के जो मैप्स होते हैं वो थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। इन मानचित्रों का उपयोग हम ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध या किसी सभ्यता के प्रचार प्रसार से संबंधित, या किसी महत्वपूर्ण यात्रा हुई है कोई प्राचीन काल में महत्वपूर्ण यात्रा को समझने के लिए, इन सभी जगह पर हम थीमेटिक मैप का, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए जो है थीमेटिक मैप का ही यूज़ करते हैं, जिससे कि वो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसेंशियल कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स कहते हैं घटक, आवश्यक घटक। ठीक है, देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप, दे आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, जो कौन से हैं? दूरी, दिशा और पारंपरिक संकेत या फिर प्रतीक, सिंबल्स। ठीक है, हर मैप में सिंबल्स होते हैं कुछ, और डायरेक्शंस होती है और डिस्टेंस, ये 3 कंपोनेंट मुख्य हैं, ये 3 तो उसमें दर्शा ही जाते हैं। ठीक है, किसी स्थान, द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ मैप। द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस, किसी भी स्थान की दूरी जो है विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा से उसकी दूरी, और द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेस, और किसी भी 2 जगहों के बीच की दूरी, ये क्या है? 2 मुख्य फीचर्स हैं किसी भी मैप के। अब सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहला कंपोनेंट हमने क्या बताया था? डिस्टेंस, उसके बाद बताया हमने डायरेक्शन, उसके बाद सिंबल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, दूरी को। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैप्स। डिस्टेंस, दूरी का हमारे नक्शे में या मैप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। डिस्टेंस मीन्स द स्पेस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस, इट कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? दूरी का अर्थ होता है किन्हीं 2 स्थानों के बीच का स्थान, किन्हीं 2 स्थानों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? दूरी। ये लंबी या छोटी दोनों तरह की हो सकता है ना, दूरी लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। वी नॉर्मली से डैट द टेम्पल इज़ नियर आवर हाउस एंड द मार्केट इज़ फार अवे। हम आमतौर पर कहते हैं कि मंदिर हमारे घर के पास है और बाज़ार दूर है। ठीक है, नियर मीन्स डैट वी कैन रीच अ प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। निकट का क्या अर्थ है? कि हम किसी स्थान पर कम समय में पहुंच जाएं तो वो स्थान हमारे निकट होता है ना, कि वो स्थान हमारे पास में होता है। और वाइल फार अवे मीन्स डैट वी नीड मोर टाइम टू रीच दैट प्लेस। अगर हमें किसी स्थान पर पहुंचने में ज़्यादा समय लग रहा है तो वो स्थान हमारे से दूर है ना, यानी कि हमसे फार अवे है। तो दस डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द टाइम टेकन टू रीच अ डेस्टिनेशन। इस प्रकार दूरी क्या है? एक गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय, किसी भी स्थान पर जाने के लिए लगने वाला समय जो होता है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Thus we need a system to measure distance accurately. एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भिन्न होता है, मतलब डिफरेंट होता है ना। इस प्रकार दूरियों को सही ढंग से नापने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। समझ गए? तो ये आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स में हमने डिस्टेंस तक आज क्लियर किया है, और नेक्स्ट 2 कंपोनेंट्स अभी बाकी हैं आपके, डायरेक्शन और सिंबल्स। और उसके अलावा भी आपका इसमें साइन और सिंबल्स दिया हुआ है आपके टॉपिक इसमें, और हाउ टू स्टडी मैप, ये सब दिया हुआ है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है, आप थोड़ा थोड़ा करके ही उसको समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी,
और समझ आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बने रहिए मेरे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।